जैसे टोपोग्राफिकल मॉडल हम पढ़ेंगे, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ठीक है ना, या चेतन, अवचेतन, अचेतन। तो सुन रहे हो ना, सिगमंड फ्रायड ने कहा कि हमारे मन की 3 लेयर हैं, 3 परतें हैं। टोपोग्राफिकल इसलिए कहते हैं इसको कि वो आइसबर्ग वाली बात है, करेंगे अभी। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि सब इड का संबंध चेतन से है कि अचेतन से है कि अवचेतन से है कि तीनों से, इड का संबंध केवल अचेतन से है या तीनों से? बिल्कुल जवाब है अचेतन से, क्योंकि ये तो अचेतन का राजा है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ईगो का संबंध किससे है, चेतन से, अवचेतन से या अर्धचेतन से, बोलिए। जवाब है तीनों से। क्या जवाब है इसका? तीनों से। और अगर पूछ लें सुपर ईगो का संबंध किससे है, चेतन, अचेतन या अवचेतन, तो याद रखना एक बात, केवल इड है, सुन रहे हो ना, केवल इड है जिसको हम अचेतन के साथ जोड़ेंगे। बाकी दोनों तीनों लेयर में है। बाकी दोनों कहां है? तीनों में है। उसके लिए एक बढ़िया सा मैं आपको एक छोटा सा चित्र बना के देता हूं, आइडिया आ जाएगा आपको। आपको ही बनाना है, ठीक है? तो टोपोग्राफिकल मॉडल लिख लो ऊपर, स्थलाकृति मॉडल लिख लो। लिख लिया? ओके। उसमें चेतन, अचेतन, अर्धचेतन तीनों की बात करेंगे थोड़ी थोड़ी, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो चित्र। नाइस। ये इंडिया का मैप तो नहीं है, पर ये जो भी बन गया, पर ये बहुत शानदार चीज है। यस, ये आइसबर्ग है, शाबाश। ये क्या है? आइसबर्ग। वैसे कंप्लीट आइसबर्ग नहीं है, केवल ऊपर वाला आइसबर्ग है। तो ये है चेतन। सबको बनाना है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। और ये है अचेतन मन। अनकॉन्शियस माइंड। और बीच वाला अवचेतन। अवचेतन, अर्धचेतन एक ही बात है, मैं अभी बताऊंगा इनके बारे में। तो साहब ये इतना डूबा रहता है नीचे वाला, ठीक है ना, नीचे वाला डूबा रहेगा, ऊपर वाला खुला रहेगा। ये दिखता है, इसका पता लगता है, इनका पता नहीं लगता। अब खास बात ध्यान रखना, इड, इसको हटाता हूं। ये है इड, यहां पे इड है, ये इड है। और इसको हम इस तरह से अगर 2 भागों में बांटें, ऐसे मैं 2 भागों में बांट रहा हूं, तो ये सुपर ईगो है। SUPEREGO, सुपर ईगो। सुपर ईगो कहां से कहां है? सुपर ईगो यहां से लेके ये यहां तक है। ओके, ये इड है, ध्यान रखना, ये इड है यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक ईगो है। इसमें समझने वाली बात क्या है, ध्यान रखें, ये ईगो है, ये ईगो है जो तीनों लेवल में है। ध्यान देंगे, ये अचेतन हो गया ना, ये बीच वाला अवचेतन हो गया, और ये चेतन हो गया। ईगो मोस्टली चेतन में है, ईगो का बड़ा पार्ट चेतन में है, पर ईगो तीनों में है, सुपर ईगो तीनों में है, और इड केवल और केवल अचेतन में है। इसको आप बनाइए सब। परसेंटेज फिक्स नहीं है, ईगो तीनों में है। अगर ऐसा पूछे कि ईगो तीनों में है, लेकिन ईगो मोस्टली चेतन में है, इसका मतलब ईगो का बड़ा पार्ट चेतन में आएगा, और अचेतन अर्धचेतन दोनों में तो है ही। ठीक है, तो ये ऐसा प्रश्न आ चुका है, इसलिए ध्यान रखेंगे आप। मोटे तौर पे ईगो तीनों में है, सुपर ईगो तीनों में है, इड केवल एक में है, ये ध्यान रखेंगे आप। इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है।
बनाओ, समझ के बनाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे तुम स्वेटर बुनती हो वैसे फटाफट फटाफट फटाफट। आपके पास अलग अलग कलर के पेन हैं तो आप आराम से इसको जस्टिफाई कर सकते हो। अच्छा बनाया। अब समझने वाली बात क्या है, ये ग्रीन से कर लो तुम। तो इसमें ईगो में तीनों लेयर आनी चाहिए। ईगो में अचेतन का भी हिस्सा आना चाहिए, आ गया ना, वेरी गुड। हाँ, तो इसकी बाउंड्री भी, एक की बाउंड्री ग्रीन से कर दो, किसी की भी कर दो जो तुम्हें अच्छा लगे। इड की कर दो चाहे ईगो की कर दो। हाँ, पूरी बाउंड्री करो, राउंड करो इसको, बार वाला भी करो, बार वाली बाउंड्री भी। यस, उससे पता लग जाएगा कि ईगो ये है। ओके बेटा, कितने लोग लेफ्टी हैं? तुम तीनों ही लेफ्टी हो, क्या बात है। एक लाइन पे बैठे तीनों ही, तुम भी हो? ओके ओके। एक हमारे साथी हैं धीर सिंह जी धाबाई, वो भी लेफ्टी है। बताऊंगा, अभी तो मिले हैं पर सब बताऊंगा। नार्सिस्ट तो कम से कम है ही। वो पूछना चाह रहा है बार बार लेफ्टी की बताओ सर, इसका नार्सिस्ट तो हो ही है ना। ओके नाइस, गोइंग ऑन वेरी वेल, विल बी बेटर। लगता है वाइब्स आ रही हैं। हम आपसे मिले तो कोई खास बात है कि नहीं? पता है, जैसे अपना एक फैमिली बन गई, एक घर बन गया, एक रिलेशन बन गए। तो जब भी दूर होते हैं ना तो एक दूसरे को याद तो करते ही करते हैं। मुझे बहुत याद आती थी स्पेशली कि साहब वो अपने कौन से अभिव्यक्ति वाले बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहां होंगे, कैसे पढ़ रहे होंगे। आज चैन से बैठे होंगे गालों पे हाथ लगा के, कोई टोकने वाला नहीं होगा। सबने बनाया, नीचे नोट करके लिख लो, नोट नोट। एक्चुअली ये क्या है मैं आपको बताऊं, बीच में जो अवचेतन जो है वो एक क्लियर इसका विभाजन नहीं है, एक ऐसी हल्की सी परत है जो दोनों को जोड़ती है। इसलिए इसको फ्राइड साहब ने एक ब्रिज नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ये ब्रिज है, ये पुल है जो चेतन और अचेतन को जोड़ता है। नोट करके एक बात लिखो यहां पे, नोट। हाँ ये ठीक है, ये मत बनाओ। हाँ यस, ईगो का हो गया। गुड गुड, तुम्हारा आईक्यू लेवल ठीक है, सबका ही ठीक है। नोट करके एक बात लिखिए, नोट। इड, नोट करके लिखो, इड। नोट, इड का संबंध, इड का संबंध केवल अचेतन मन से होता है। इड का संबंध केवल अचेतन मन से होता है, जबकि ईगो तथा सुपर ईगो, जबकि ईगो तथा सुपर ईगो का संबंध, ईगो तथा सुपर ईगो का संबंध तीनों स्तरों से होता है। तीनों स्तरों से होता है, 3 लेवल्स, तीनों स्तरों से होता है। इड का संबंध केवल अचेतन से,
और बाकी दोनों का किससे? तीनों स्तरों से। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। एक बात और लिख लो इसके नीचे सेकंड करके, ईगो मोस्टली को हिंदी में क्या बोलते हैं? यस, ईगो का संबंध तीनों स्तरों से है। वापस लिखना है, ईगो का संबंध तीनों स्तरों से है। तीनों स्तरों से है, किंतु ईगो अधिकांशतः मोस्टली, किंतु ईगो अधिकांशतः मोस्टली चेतन से संबंधित है। ईगो अधिकांशतः मोस्टली चेतन मन से संबंधित है। बस, तो इनका आपस का रिलेशन क्लियर हुआ आपको? ऐसा प्रश्न जरूर आएगा कभी न कभी, क्योंकि आ चुके हैं। ओके, अब लिखिए, अब हेडिंग डालिए, मन के स्तर अथवा प्रकार। स्तर ओब्लिक प्रकार, मन के स्तर ओब्लिक प्रकार, स्तर ओब्लिक प्रकार लिख रहे हो ना? ओके, और यहां एक नंबर पे लिखिए चेतन मन। चेतन मन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। मैंने आपको बताया था इनके बारे में, उस दिन खूब बात हुई थी ना अपनी। तो कुछ लिखने को विशेष नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहो तो एक दो बात मैं लिखवा दूं, नहीं तो वैसे सुन लो। क्या ठीक रहेगा? मत करना दिल तोड़ने वाली बात। ओके, कॉन्शियस माइंड। तो क्या ध्यान रखना है? सुनो, इसमें दो तीन बातें सुन रहे हो ना। एक तो ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि हम इसके बारे में जानते हैं, अचेतन के बारे में नहीं जानते और इसके बारे में जानते हैं, इसलिए अवेयर है। दूसरी बात ध्यान रखना, सुन रहे हो ना, इस समय जो भी आपके माइंड में हो रहा है चिंतन, ठीक है, रीजनिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये सारा का सारा चेतन में होता है। जो हमें आदेश देता है, जो हमें निर्देश देता है, जो हमें कहता है कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, सब कुछ इसमें होता है। पर इसके बारे में खास बात हम जानते हैं, अवेयर होते हैं, और इसमें तात्कालिक अनुभव होते हैं। इस समय जो भी हो रहा है उसका हमें पता लग रहा है, वो सारा का सारा चेतन है, इसलिए ये एक्टिव पार्ट है। ये क्या है? एक्टिव। इतनी बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है। लिखो, लिखो। कैसे लिखाऊं? चलो सेंटेंस बनाओ। लिखिए, इसके बारे में वाकिफ होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसके बारे में हम वाकिफ होते हैं, जानते हैं। और बताओ, है ना? मजा नहीं, वाकिफ ही शानदार था, वाकिफ। चलिए, परिचित नहीं कह सकते। हाँ हाँ, वाकिफ परिचित नहीं हो सकता है। नहीं, पर नहीं लगता नहीं, मैं टाइम पास नहीं कर रहा। हाँ, तभी तो मेरी स्टाइल यही होती है ना। सामने वाले, आपको बताया था ना मैंने, सुकरात वाली बात, बच्चे के अंदर से उधर से प्रश्न आने चाहिए। आई एम नॉट अ टीचर, मैं उनको सोचने में मजबूर करता हूं। चलिए, तो इसके बारे में हम अवेयर रहते हैं। तो आपने क्या लिखा? इसके बारे में, चलिए लिखो, इसके बारे में हमें पता रहता है। हाँ, इसके बारे में हम पता रहता है। ब्रैकेट में लिख दो अवेयर।
हाँ, एक ही बात है। इसके बारे में हम जानते हैं या हमें पता रहता है या हम परिचित हैं इससे या हम वाकिफ हैं, एक ही बात है। इसके बारे में हमें पता रहता है, ब्रैकेट में लिखोगे अवेयर, लिखा आपने। दूसरी बात इसमें, दूसरी बात लिखे, इसमें तात्कालिक अनुभव होते हैं, इसमें तात्कालिक अनुभव होते हैं, साइमल्टेनियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसमें तात्कालिक अनुभव होते हैं। तीसरी बात, पहली बात इसके बारे में जानते हैं, अवेयर होते हैं। दूसरी, इसमें तात्कालिक अनुभव, तात्कालिक अनुभव समझते हो ना, इस समय जो भी किसी ने आपको टच किया, छेड़ा, तो चेतन पता लग गया, सुई चुभोई पता लग गया, हवा ही पता लग गया, यानी सारे सेंसेस सब काम करते हैं इसमें। तो अवेयर ये सक्रिय होता है और तात्कालिक अनुभव होते हैं। तीसरी बात क्या लिखी? लिखी नहीं तो लिखो, यह मन का सक्रिय भाग, एक्टिव पार्ट है। यह मन का सक्रिय भाग, एक्टिव पार्ट है, एक्टिव पार्ट है, मन का सक्रिय भाग या एक्टिव पार्ट है, जो हमें आदेश ओब्लिक निर्देश देता है। यह मन का सक्रिय भाग, एक्टिव पार्ट है, जो हमें आदेश या निर्देश देता है। और एक बात और लिख लो। पहली बात आपने लिखी, हम इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, इसलिए अवेयर है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कैसे अनुभव होते हैं? पुराने नहीं होंगे, अचेतन में पुराने होंगे, इसमें होंगे तात्कालिक। अभी जो हो रहे हैं ना, अभी अपने साथ जो भी हो रहा है, ध्यान दो, अभी अपने वर्तमान में जो भी हो रहा है ना, इसके बारे में पता रहता है, वो सारा चेतन है, ठीक है। तीसरी बात, ये एक्टिव पार्ट है। ये क्या है? एक्टिव पार्ट है, जो हमें आदेश देता है, निर्देश देता है। और चौथी बात लिखो, इसमें कल्पना चिंतन, कल्पना इसमें भी है, ध्यान रखना, इसमें कल्पना चिंतन तर्क, इसमें कल्पना चिंतन तर्क, इसमें कल्पना चिंतन तर्क स्मृति, इमेजिनेशन, रीजनिंग, मेमोरी, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, हिंदी केवल हिंदी। इसमें कल्पना चिंतन तर्क स्मृति प्रत्यक्षीकरण समस्या समाधान, इसमें कल्पना चिंतन तर्क मेमोरी स्मृति लिखा सबने, समस्या समाधान आदि संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, आदि संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। दो नंबर लिखिए, अवचेतन कर दो पहले आप, अवचेतन, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। अवचेतन बीच वाले का नाम है, अवचेतन मन या अर्धचेतन मन। अवचेतन मन या अर्धचेतन मन इंग्लिश में बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, या फिर इसको प्रीकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, प्रीकॉन्शियस। तो पहला था कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस या प्रीकॉन्शियस माइंड। ओके, लिखा सबने? चलिए, तो इसमें एक दो बातें लिख लें। पहली बात लिखो, लिख रहे हो ना? तो पहली बात लिखो, यह चेतन मन और या चेतन और अचेतन के मध्य एक पुल या ब्रिज का काम करता है। यह चेतन और अचेतन के मध्य एक पुल या ब्रिज का काम करता है। क्यों? तुम हमेशा यही करते हो, उस दिन भी बैठे रहते, ये क्या तरीका है यार? बस यही तो गड़बड़ है बेटा। तो क्यों नहीं लाए कॉपी? कॉपी इंपॉर्टेंट है, दे दो इसको। बेटा लिख ऐसे नहीं, ऐसे तो खंबे की तरह बैठा है, मुझे चुप था, कितना भी सुन लो फिर भी प्लीज। हाँ समझाओ इसको यार। एक तुम ही हो क्या इस क्लास में जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है?
या और भी हैं? प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको? ऐसा ऐसा कभी नहीं करना है ना, क्यों? फिर तो हमारे बच्चे ही नहीं बन पाए आप यार। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। वैसे मेरे को बैठे दिखता है ना, मेरे को ये लगता है कि कोई नुकसान हो रहा है तुम्हारा ही, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। मैंने बहुत से ऐसे मासूम बच्चे देखे हैं, सुनो मेरी बात, जो पता है हर बार ऐसा होता है कोचिंग करने, उनको पता है क्या रहता है, उनको ये रहता है, जैसे बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में मैं गया हूं, मैंने देखा है ना, कितने मासूम होते हैं बच्चे, उनको ये नहीं पता। वो कहते हैं सर सिलेबस का ये 4 टॉपिक नहीं हुए, ये 4 करा दो फिर चले जाएंगे। अब वो 4 जो कराएगा आके, कौन कराएगा आके, पता नहीं क्या कराएगा वो 4। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से चीजों को समझ रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। बहुत बार जैसे कई बार हम स्कूल में करते थे ऐसे, है ना, साइंस वाले इंग्लिश वाले टीचर छुट्टी पे थे 4 दिन, ये फिर वो आगे एक दिन अचानक कॉपी नहीं लाए आपकी, करते हो ना आप भी कई बार ऐसा, कॉपी नहीं लाए। तो ये इश्यू नहीं है ना, इश्यू कुछ और है, चीजें कुछ और है। फिर भी आप अगर बिना लिखे समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर आपने समझ लिया फिर उसको लिखा तो एक बॉन्ड बनता है उसमें, है ना। फिर जिस दिन आप उस अक्षर को देखते हो ना, उस दिन तस्वीर नजर आती है हमारी कि सर ये बोला था, ठीक है कोई नहीं। पर आजकल चीजें बदल भी गई हैं, आपको ये भी कॉन्फिडेंस है आप यहाँ नहीं तो फिर घर पे जाके सुन लेंगे, ये भी तो होता है। ओके, पर क्लासरूम में जो चीज हो जाए ना वहीं पे फिनिश हो ज्यादा अच्छी रहती है। ओके चलो, क्या बात थी? चेतन और अचेतन के मध्य क्या है? एक ब्रिज है, एक पुल है। ओके, सिंपल सी बात, ये सबको याद रहेगी। ओके, दूसरी बात इसमें क्या होता है? दूसरी बात इसमें स्टोर्ड नॉलेज को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, भंडारित, शाबाश, कमाल, किसने बोला? मोहन ने, अरे वाह। ओके, तो लिखिए इसमें भंडारित, वैसे संचित भी गलत नहीं है, इसमें भंडारित ज्ञान, इसमें भंडारित ज्ञान तथा, इस पे प्रश्न आ चुका है, ये सुलभ स्मृति वाली बात पे नहीं, बीच वाला चल रहा है, अवचेतन। फिर अवचेतन या अर्धचेतन है, तो इसमें क्या है? भंडारित ज्ञान तथा सुलभ स्मृति, ब्रैकेट में लिख लो स्टोर्ड नॉलेज एंड अवेलेबल मेमोरी पे प्रश्न आया था, बहुत मजा आया था हमको इस पे। इसमें भंडारित ज्ञान तथा सुलभ स्मृति, ब्रैकेट में लिखना है स्टोर्ड नॉलेज एंड अवेलेबल मेमोरी होती है। तो क्या होती है अवेलेबल मेमोरी? सुन रहे हो ना? मेमोरी के बारे में हम यहां पे अपने है नहीं अलग से टॉपिक, पर फिर भी तो आपने वो सुना है ना, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। कुछ चीजें ऐसी हैं जो, सुन रहे हो ना, जिनको हम देखते हैं अपनी या सेंसेस के थ्रू, उसको हम ग्रहण करते हैं, सुन रहे हो ना, वो हमें बहुत थोड़े समय के लिए याद रहती है, और उनका टाइम कितना है? मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। कितनी? फिर उसके बाद वो क्या चली जाती है? उसके बाद वो आगे चली जाती है। और वहां पे क्या होता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीजें चलेगी उनको हम जिंदगी भर नहीं भूलते ना। याद है आपको, जब आप पहली बार किसी कोचिंग में गए थे, पहली बार किसी ट्रेन में बैठे थे, तो लॉन्ग टर्म में चलेगी वो चीजें, भूलते ही नहीं है, कभी नहीं भूलते, है ना। पर बहुत सी बातें ऐसी भी तो जिनको जो याद नहीं रहती है, जिनको भूल जाते हैं ना। इसमें क्या होता है? इसमें वो चीजें हैं जिनको हम थोड़ा सा जोर देंगे तो याद आ जाएंगी, रिट्रीव कर सकते हैं उनको, रिकॉल कर सकते हैं उनको वापस पा सकते हैं। पर हल्का सा हमको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एफर्ट। चेतन में कोई एफर्ट नहीं है, उसके बारे में जानते हैं, चिंतन मनन सब हो रहा है, ठीक है ना। पर इसके बाद जो दूसरी चीज है वो हमें ऐसे तुरंत याद नहीं है, पर जैसे हम थोड़ा सा सोचेंगे तो याद आ जाएगी। इसका मतलब वो उस बीच वाली लेयर में है, अभी आगे गई नहीं है, आगे उस महासागर में चली जाएगी तो फिर वो हमें याद नहीं रहेगी, फिर हम उसके बारे में भूल ही जाएंगे, फिर वो अवेयरनेस की सीमा से बाहर चली जाएगी, उस बाउंड्री से बाहर चली जाएगी। उस बाउंड्री से बाहर जाने वाली चीजें अनकॉन्शियस है, वो अचेतन है, पर यहां वाली चीजें हल्का सा जोर देने पे हमें याद आ जाती हैं। इसलिए इसको नाम दिया है सुलभ स्मृति। कौन सी स्मृति? सुलभ। जो एकदम से हमको स्मृति में चली गई ना, इसलिए एकदम से हमें वो एक्टिव भी नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा जोर करेंगे तो याद आ जाएगी। थोड़ा सा स्ट्रेस का
एफर्ट करेंगे तो हमें याद आ जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखें। और दोनों के बीच में एक पुल है, ये दोनों शब्द याद रखेंगे। स्टोर्ड नॉलेज और अवेलेबल मेमोरी किस में होते हैं? अर्ध चेतन में या अवचेतन में? किस में होते हैं? अर्ध चेतन में या अवचेतन में। ध्यान रखना, अवचेतन अचेतन का नाम नहीं है, बल्कि किसका है? अर्ध चेतन का नाम है, बीच वाले का नाम है, सब कॉन्शियस का नाम है, प्री कॉन्शियस का नाम है। यह बात याद रखनी है। क्लियर है आपको? ओके। एक चीज हल्की, आपने चेतन लिख रखा ना, चेतन, तो सब इससे ऊपर एक नंबर में चेतन लिखा ना, तो इससे पहले आपको याद है ना, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ऐसा बोला सबने। तो केवल मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले जो लोग थे, वो मन का संबंध केवल चेतन से जोड़ते थे। फ्राइड साहब ने बताया कि साहब ये क्या कर रहे हो आप, अगर मनोविज्ञान को चेतन मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान कह रहे हो, जैसा कि वुंट जेम्स वगैरह ने कहा था, तो मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत छोटा कर रहे हो, क्योंकि सारा खेल तो अचेतन का है। फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अचेतन है, सारा खेल उसका है। और आप जिस चेतन की बात कर रहे हो, वो तो उस आइसबर्ग के समान है, वो तो बर्फ की उस शिला के समान है जो सागर में तैरती है या नदी में तैरती है। उसका हमको केवल कितना भाग दिखता है? 1/10 भाग दिखता है। आप तो उसी की बात कर रहे हो। वास्तव में असली खेल तो अंदर वाली उस हिमशिला का है, जो जहाज को डुबोती है, जो नाव को डुबोती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात और थी। इसलिए चेतन में आप, ये मैं नीचे लिखा दूंगा, चलिए वही लिख दो। आइसबर्ग भी लिखना है, चलो लास्ट में नोट लिखा दूंगा। ओके 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 ओके। अभी लिखो 3 नंबर पे अचेतन मन। 3 नंबर पे क्या लिखेंगे? अचेतन मन। इंग्लिश में लिखना है अनकॉन्शियस माइंड। तीसरा है अचेतन मन। अचेतन मन इंग्लिश में बोलेंगे अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। यहीं पे लिखाता हूं वो वाली बात, ठीक है ना? लिख रहे हो ना आप? लिखे फ्राइड के अनुसार, इसके नीचे लिखे फ्राइड के अनुसार, फ्राइड के अनुसार यह मन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। फ्राइड के अनुसार यह मन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। फ्राइड के अनुसार यह मन का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करता है। या प्रभावित सब ज्यादा बढ़िया है। मन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यवहार को प्रभावित करता है। अब आप देखिए, हम लोग अगर ऐसे बात करें कि साहब हमारे व्यवहार को निर्देशित कौन करता है, तो निश्चित रूप से चेतन करता है ना, सब लोग कहते हैं। लेकिन फ्राइड कहते हैं कि हमारा व्यवहार किससे प्रभावित होता है? अचेतन से प्रभावित होता है। और उन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि अचेतन जैसी कोई चीज होती है। पहली बात लिखी आपने, इसमें दूसरी बात लिखें। दूसरी बात लिखें, फ्राइड ने मन माइंड की तुलना, फ्राइड ने मन माइंड की तुलना उस हिमशिला, और ब्रैकेट में ये बात जरूर लिखोगे, परीक्षा में होगा, आइसबर्ग से की है। फ्राइड ने मन या माइंड की तुलना उस हिमशिला, बर्फ की चट्टान, हिमशिला बर्फ की चट्टान होगी ना, आइसबर्ग से की है, जिसका 9/10 भाग पानी में डूबा रहता है। उस हिमशिला या आइसबर्ग से की है जिसका 9/10 भाग पानी में डूबा रहता है, तथा केवल 1/10 भाग ही दिखाई देता है। 1/10 भाग ही दिखाई देता है। इसके नीचे आप लिख लो 1/10 एरो करके चेतन,
और 9/10 अचेतन। वो तो बीच वाला ब्रिज है साहब, दोनों में से कुछ ना कुछ हिस्सा लेता है, ठीक है ना, इसलिए उसका कोई अलग से विभाजन नहीं आएगा। चेतन 1/10 और 9/10 अचेतन। सीधा ऐसे लिख लो जैसे मैं लिखवा रहा हूं, 1/10 एरो चेतन, 9/10 अचेतन। तो ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। मेरे ख्याल से सबको याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चेतन कितना पार्ट हुआ? 1/10। कितना भाग है ये तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर ऐसा पूछा जाए, ध्यान रखना कि साहब चेतन का भाग कितना? 1/10 और अचेतन का 9/10, तो फिर सब कॉन्शियस कहां गया? जवाब है सब कॉन्शियस का कोई क्लियर भाग नहीं है। सब कॉन्शियस वो ब्रिज है जो दोनों में व्याप्त है, दोनों में व्याप्त है, दोनों में, इसलिए कुछ भाग इसका कुछ भाग इसका, उसका क्लियर कोई विभाजन नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे आप। 1/10 चेतन और 9/10 अचेतन। सब कॉन्शियस का कोई भाग नहीं है, वो दोनों में ही समाहित है थोड़ा थोड़ा, इसलिए अलग से उसका डिवीजन सिगमंड फ्राइड साहब ने नहीं बताया। क्लियर है ये बात आपको? तीसरी बात लिखें, वह चेतन में क्या होता है, ठीक है ना। तो तीसरी बात आपको लिखनी है, अचेतन मन में, अचेतन मन में उन दमित इच्छाओं, उन दमित इच्छाओं, आप जानते हैं ना दमित, रिफ्रेस्ड, उन दमित इच्छाओं का भंडार होता है। अचेतन मन में उन दमित इच्छाओं का भंडार होता है जिनका संबंध, जिनका संबंध, सेक्सुअल को क्या बोलेंगे हिंदी में? कामुक। यस, जिनका संबंध कामुक, लिखना चाहो तो सेक्सुअल। यस, चेतन मन में उन दमित इच्छाओं का भंडार होता है जिनका संबंध कामुक या सेक्सुअल, कोमा, असामाजिक या एंटी सोशल, कोमा, गैर नैतिक, गैर नैतिक, इंग्लिश में बोल देंगे इमोरल, दमित इच्छाओं का अचेतन मन में कौन सा भंडार होता है? दमित इच्छाओं का भंडार होता है जिनका संबंध सेक्सुअल, कामुक, असामाजिक, एंटी सोशल, गैर नैतिक, इमोरल तथा आक्रामक, तथा आक्रामक, अग्रेसिव, इच्छाओं से होता है, तथा आक्रामक, अग्रेसिव इच्छाओं से होता है, होता है जिन्हें हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते, जिन्हें हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिन्हें हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो ये बहुत खास बात है अचेतन के बारे में। हमने आपको बताया अर्धचेतन में दो चीजें होती हैं, स्टोर्ड नॉलेज होता है और दूसरा अवेलेबल मेमोरी होती है। चेतन में जो भी चल रहा है वर्तमान में वो होता है, और अचेतन में क्या होता है? अचेतन में वो तमाम इच्छाएं, तमाम भावनाएं, तमाम कामनाएं होती हैं जिनको हम बाहर निकाल चुके हैं या नहीं निकाल पाए। बोलिए, नहीं निकाल पाए। अगर निकाल देते तो वो एक्सप्रेस्ड हो जाती। नहीं निकाल पाए, क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि वो बात ही ऐसी है। कैसी है वो बात? यस, कामुकता वाली है, असामाजिक हैं, एग्रेशन वाली हैं, सुन रहे हो ना? ऐसी अनैतिक हैं, उसकी चीज ले लूं, चुरा लूं, अनैतिक हुई कि नहीं हुई? तो ये सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम सामाजिक प्रतिबंधों के कारण से नहीं निकाल पाते। बेटा ध्यान दो, टोपी, क्यों नहीं निकाल पाते हम? क्योंकि हम वी आर जस्ट ए सोशल बीइंग। हम अगर वही होते ना एनिमल, जंगल के जानवर, तो ये सारी चीजें निकाल देते, फिर वहां टेंशन ही नहीं आती है चेतन की, है ना। यहां हम समाज में रहते हैं, इसलिए प्रतिबंध है, इसलिए हम ऐसी कोई बात जो हमारे मन में आ गई, नहीं, किसी को पता ना लगे मैं ये सोच रही हूं, किसी को पता ना लगे मैं ये सोच रहा हूं,
है ना, करना तो दूर की बात है। तो हम उनको क्या करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। रोज जाने कितनी भावनाएं, कितनी कामनाएं हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और जिनको व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा ना। पर हमारे मन में एक ऐसी चीज बनी हुई है जो हमें इस कॉन्फ्लिक्ट से बचा लेती है, और वो क्या करती है कि ये ठीक नहीं है तेरे से, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। तो वो अपने आप स्वतः, याद रखना मैं आपको रक्षा युक्तियां करवाऊंगा तो बहुत मजा आएगा आपको। दमन, रिप्रेशन क्या है? रिप्रेशन में वो चीजें, वो बातें जो किसी न किसी रूप में ठीक नहीं है, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, उनको क्या करता है, हमारा मन अपने आप कहीं और ले जाता है। कहीं और का मतलब बाहर नहीं ले जाता, बल्कि अचेतन में ले जाता है। कहां पे ले जाता है? अचेतन में ले जाता है। और बाहर उसको बोलते हैं दमन। क्या बोलते हैं उसको? दमन या रिप्रेशन। और बाहर क्या करते हैं, हम जानबूझ कर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं शमन, सप्रेशन। अब इसके बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मान लो आप यहां पे आए अभिव्यक्ति में, ठीक है, यहां आए, आपने बाइक खड़ी करी, किसी दूसरे एक लड़के की स्कूटी से टच हो गई वो, तो आपको उसने कुछ सुना दिया, कुछ कह दिया, और साथ में कई लोग और सुन रहे हैं। अब आप यहां आके बैठ गए, वो भी बैठी है। अब आपसे रहा नहीं जा रहा, यार उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसको तो मैं जवाब दूं, उसको तो जवाब दूं। आप ऐसा सोच रहे हो। इतने में हम आ गए, हमने कहा कि ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर। फिर आपने कहा चल छोड़ यार, जाने दे, चल छोड़ जाने दे, पढ़ते हैं, चल छोड़ जाने दे। वो बात सप्रेशन है, वो शमन है, जिसको आपने निकाल दिया और दैनिक काम में लग गए। आपने देखा ना, अपने एग्जाम्पल आए थे कि सुबह सुबह पेपर वाले से झगड़ा हो गया, दूध वाले से झगड़ा हो गया, ऑटो वाले से झगड़ा हो गया, फिर हम उसको भुला के अपने काम में लग जाते हैं, चल छोड़ जाने दे। तो वो शमन हो गया, वो बाहर चलेगी बात, वापस नहीं आएगी, वो टेंशन नहीं देगी। लेकिन वो बातें जिनको मन अपने आप, ऑटोरिस्टिकेशन होता है इसमें, अपने आप स्वतः बहिष्कृत करके अचेतन में भेज देता है, वो वापस आएंगी, किसी न किसी दिन वापस आएंगी। और किस रूप में आएंगी? और किसी भी रूप में आ सकती हैं। जैसे उस लड़की का हिस्टीरिया हुआ था, वो किसी भी रूप में आ सकती हैं। एंजाइटी के रूप में आ सकती हैं, कोई डिसऑर्डर के रूप में आ सकती हैं, कोई रात को सपने में आ सकती हैं, किसी को नींद में चला देने में आ सकती हैं, किसी को बोलता कुछ है निकलता कुछ है, स्लिप ऑफ टंग के रूप में आ सकती हैं, कोई लिखता कुछ है लिखा कुछ जाता है, स्लिप ऑफ पेन के चक्कर में आ जाती हैं। ये अचेतन के प्रूफ हैं, सबूत हैं, जो सिगमंड फ्राइड साहब ने दिए हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण है। तो अगली बात आप यही लिखना। यस, हाँ हाँ, इरिटेट अलग है। अग्रेसिव में तो क्या होता है कि मन करता है कि इसको फोड़ दूं, ठोक दूं, वो अग्रेशन है ना। इरिटेट में, हाँ, इरिटेट में क्या होता है, तो मेरे को इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है ना, झुंझलाहट आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा तो मेरे को। पर इरिटेट में एक्सप्रेशन नहीं होता, बस अंदर ही अंदर हो जाता है। और अग्रेशन में तो एक्सप्रेशन कर देते हो, कुछ तोड़ देते हो, फोड़ देते हो। वैसे समायोजित रक्षा युक्तियां करेंगे हम तो, इसमें बहुत कुछ है। हिंसक प्रवृत्ति इसको कह सकते हैं हम। यस, ओके। तो आपने चेतन के बारे में लिखी 2-3 बातें। पहली बात क्या लिखी? सॉरी, अचेतन। पहली बात लिखी अचेतन सबसे महत्वपूर्ण है। क्या लिखा? सबसे महत्वपूर्ण, जो व्यवहार को प्रभावित करता है। ये बात फ्राइड साहब कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता। बाकी सब तो कहते हैं व्यवहार को चेतना ही निर्देशित करती है, पर फ्राइड कहते हैं साहब चेतना से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? अचेतन है। तो पहली बात ये याद रखेंगे। दूसरी बात, अचेतन में क्या होता है? तो अचेतन में वो तमाम इच्छाएं हैं जिनको हम व्यक्त नहीं कर पाए, वो भंडारित हो गई। सुन रहे हो ना? ये पुरानी चीजें हैं, तात्कालिक नहीं है। तात्कालिक हुआ तो चेतन हो गया, और पुरानी हुई तो अचेतन। लेकिन पुरानी सारी अचेतन में जाती है क्या? नहीं जाती। कौन सी नहीं जाती? जिनको हम अभिव्यक्त कर गए वो नहीं जाती, ठीक है ना। सेमफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें, हेटफुल चीजें होती हैं, शर्मिंदा हुए कभी तो वो भी मन भुला देता, नहीं तो जी नहीं पाएंगे हम, ठीक है। ओके, अगली बात लिखो। फ्राइड के अनुसार, अच्छा लोगों ने बोला कि साहब अचेतन होता है क्या, कहां होता है, बताओ, दिखाओ। तो इसके फ्राइड ने कुछ प्रूफ्स बताए, कुछ सबूत बताए। तो फ्राइड के अनुसार अचेतन मन के, फ्राइड के अनुसार अचेतन मन के प्रमुख प्रमाण निम्नलिखित हैं। फ्राइड के अनुसार अचेतन मन के प्रमुख प्रमाण या सबूत निम्नलिखित हैं। प्रूफ्स, कौन कौन से प्रूफ्स हैं? फ्राइड के अनुसार अचेतन मन के कुछ प्रमाण या सबूत निम्नलिखित हैं। और 1 नंबर पे स्वप्न। हम चर्चा कर चुके हैं उस दिन, याद है आपको? ड्रीम्स, रात को सपने लेते हैं, सब लेते हैं। हमने आपको बताया था, याद है,
कि आज आपने कोई बात सोची, कोई भावना, कोई कामना हुई जो आप व्यक्त नहीं कर पाए, हो सकता है वो रात को सपने में आए और हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है कोई 10 साल पहले की बात आ जाए। इसका मतलब उस चीज का एग्जिस्टेंस था, उसका अस्तित्व था, वो कहीं ना कहीं थी, तभी तो वापस आई है। ये सारी रिप्रेस्ड चीजें हैं जो दमित हो गई हैं। तो स्वप्न एक सोमनाबुलिज्म, ध्यान रखना आप, सोमनाबुलिज्म, सोमनाबुलिज्म क्या है? नींद संबंधी असामान्य व्यवहार, नींद संबंधी असामान्य व्यवहार। हमें आपको उस गुरुजी की कहानी बताई थी, सोते कहां थे मिलते कहां थे। तो ये सोमनाबुलिज्म है। वॉल्यूम कम कर दो। पहले आता था पप्पा जग जाएंगे, आता था ना। तो सोमनाबुलिज्म है नींद संबंधी असामान्य। कोई भी हो सकता है, नींद में बड़बड़ाना हो सकता है, कई लोग नींद में एग्रेशन भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई लोग, कई महिलाएं ऐसी देखी गई हैं जो रात को नींद में उठती हैं, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि अचेतन का पता रहता है कि नहीं रहता, अवेयर रहते हैं कि नहीं रहते, इसके बारे में नहीं रहते। तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो रात को नींद में उठती हैं और किचन में खाना बनाती हैं और फिर वापस हो जाती है पूरे घर का। अब उनको पता नहीं रहता साहब मैंने खाना भी बना दिया, क्या होता है क्या ऐसा? देखने पे पता लगेगा, अध खुली रहती है। अगर आंखें खुली भी रहती हैं तो सेंसेस काम नहीं करते ना, इसका मतलब देखता नहीं है वो। इश्यू ये नहीं कि आंख की पलकें खुली हैं कि बंद है, इश्यू ये कि सेंसेस काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। कितना भी हवा का झोंका है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंसेस काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ऐसा होता है। तो ध्यान रखना, सोमनाबुलिज्म क्लियर है, नींद से संबंधित है, ठीक है। एक तीसरी बात लिखिए, पाराप्रेक्सिस। पाराप्रेक्सिस, पाराप्रेक्सिस एक मेट्रोमुटम है जो सिगमंड फ्राइड साहब ने दी है, पाराप्रेक्सिस। और पाराप्रेक्सिस में क्या आता है? पाराप्रेक्सिस में आता है वही स्प्लिट ऑफ पेन। तो आप इसको लिख सकते हैं हिंदी में, बोलने, लिखने संबंधी भूलें, बोलने लिखने संबंधी भूलें। उन्होंने बोला है स्प्लिट ऑफ पेन, स्प्लिट ऑफ टंग, स्प्लिट ऑफ टंग, स्प्लिट ऑफ प्रिंट भी बोला उन्होंने, ठीक है ना, छपाई की भूलें। तो ये क्या होता है, जो लोग ऐसे काम करते हैं उनका मतलब, हम जो भी काम करते हैं, लिख रहे हैं तो कुछ मिस हो जाएगा, लिखना कुछ और चाहते हैं, लिखा कुछ और गया, बोल कुछ और रहे हैं, निकल कुछ और गया, तो बोलने की भूलें हो गई, ठीक है ना। कुछ लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं तो वो छाप कुछ और रहे हैं, छप कुछ और जाता है। अपने बॉस के प्रति उनके अंदर वो चीजें दबी हुई काफी टाइम से, तो कुछ गलत छप जाता है वहां पे, ऐसा फ्राइड कहते हैं। तो पाराप्रेक्सिस याद रहेगा आपको। पाराप्रेक्सिस में क्या है? पाराप्रेक्सिस में बोलने की भूलें हैं, लिखने की भूलें हैं, ठीक है, छपाई की भूलें हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पेन, स्प्लिट ऑफ टंग, स्प्लिट ऑफ प्रिंटिंग, सिंपल। इनके लिए कौन सा शब्द दिया उन्होंने? पाराप्रेक्सिस। तो वो कहते हैं कि अक्सर हम कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ और निकलता है, तो ऐसे ही नहीं होता। ये कौन करवा रहा है? अचेतन करवा रहा है। ये कौन करवा रहा है? अचेतन करवा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अबनॉर्मल बिहेवियर भी होता है, असामान्य व्यवहार। हमारा असामान्य व्यवहार हो जाता है कई बार, असामान्य व्यवहार, अबनॉर्मल बिहेवियर, ये प्रूफ्स हैं असामान्य व्यवहार। एक बार इसमें आया था एक बढ़िया सा टर्म कि साहब आप कोई चीज रिप्रेस्ड है, दमित है, सुन रहे हो ना, जो दमित है, जो रिप्रेस्ड है, वो वापस आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। जो सप्रेस्ड है, शमित है, वो वापस नहीं आएगी, वो तो बाहर गई, ठीक है ना। जैसे ऑटो वाले से झगड़ा हुआ, बाहर गई। लेकिन कोई रोज रोज सताता है, रोज रोज सताती है, तो वो दमित है कि नहीं? वो चीज आप देखा आपने कई बार, यूएस में अक्सर देखते हैं, या यहां भी हम सुनते हैं, एक बच्चा जिसको सब लोग बुलिंग करते हैं, चिढ़ाते हैं। किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए जिंदगी में, याद रखना। हमें पता नहीं, हम छोटी सी किसी के साथ मजाक करते हैं ना, नहीं करते? कई बार छोटे बच्चों को बहुत होता है, इन छोटे बच्चे में, यहाँ पे इतना नहीं होता, स्कूलों में बहुत होता है। एक बच्चे को टारगेट कर लिया सबने, ये हर जगह होता है, घर में भी होता है। अगर 3-4 बहुएं हैं, सुनो, तो उन 3 की तो एक गैंग है और वो अकेली, मासूम सी अकेली है, तो उसको कितना परेशान कर सकते हैं आप सोच सकते हैं। कहती कुछ कहने से नहीं होता, एक्सप्रेशन। अब वो खाना बना रही तो वाकई तीनों एक हैं, वो जैसे उठी, देखा तीनों ने आपस में नजरें मिली तीनों की, वो तो मर गई वहीं पे। क्या करेगी वो? उनका सामना नहीं कर सकती वो, तो वो दमित चीजें होती हैं। ऐसा बच्चों में बहुत होता है। क्लास में रोज उसको छेड़ते थे, रोज सताते थे दूसरे बच्चे,
हंसते थे। पता है किस बात पे? किसी भी बात पे हो सकता है। मैं छोटा सा बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ता था, बहुत छोटा सा, तीसरी क्लास में, पता है इतना ऐसे लाल तमतमाया चेहरा था उसका। मैंने उसको बुलाया, मैंने आगे, क्या बात है कि सर ये बगल वाले मेरे को बहुत परेशान कर। उसने कह दिया, ये मान लो अगर कहता नहीं तो कुछ और हो जाता। उसने कह दिया। मैंने कहा क्या परेशान करते हैं? अब किसी भी बात पे हो सकता है ना, किसी बात पे सता सकते हैं। मैंने कहा क्या परेशान करते हैं? पता है क्या हुआ? उस बच्चे के नाम, उसके बच्चे के पापा का नाम था रामलाल। क्या नाम था? और वो बगल वाले जैसे उसको देखते ना, हिंदी में एक कहानी थी तो वो सुना के उसको पढ़ते, रामलाल खेतों में गया। बहुत तकलीफ हुई उसको। होती है ना, अब याद है ना, कुछ भाई बहन भी बुलिंग करते हैं, नहीं सताते ना। और वो मैं महिलाओं की बात करूं, पता नहीं कितने क्या होगा। तो छोटे बच्चों में अक्सर ये बहुत खतरनाक चीज है। अब रोज कोई सताता है, सुन रहे हो ना, तो बात रिप्रेस्ड होती जाती है, अचेतन 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 भर जाता है। और फिर क्या करता है? उसके सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो तब परेशान होता है कि सुसाइड कर लेता है, कहता मेरे को पिटिया ही नहीं, मेरे को बच्चों ने परेशान किया, बीवी ने परेशान, करते हैं ना सब लोग किसी भी तरह से। तो वो या तो सुसाइड कर लेता है, या फिर उन बच्चों की तरह अगर उसमें वो वाली चीज है, बहुत वो है, तो वो सुसाइड में जाता है। और अगर नहीं तो फिर रिवॉल्वर लेके जाता है, दूसरे दिन धाड़ धाड़ पूरी क्लास को बजाता है। ये लो, ये है दमन। ये क्या है? दमन है जो नुकसानदायक है। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो फ्राइड कहते हैं कि सब ऐसा, कई बार वो आया था उसमें कि आपने कोई कुछ काम किया, कोई आपने व्यवहार किया, और फिर आप खुद सोचे यार पता नहीं मैंने क्यों किया, पता नहीं मैंने कैसे कर दिया, पता नहीं मैंने क्यों किया, पता नहीं मैंने कैसे कर दिया। ये दमन वापस आया है। ये अचेतन की चीजें रिप्रेस हो गई थी, वो वापस नए रूप में आई हैं, दूसरे रूप में आई हैं, वो किसी भी रूप में आ सकती हैं। तो ये असामान्य व्यवहार भी एक प्रमाण है, एक प्रूफ है जो बताता है कि अचेतन होता है। और भी लिख सकते हो, फॉरगेटफुलनेस, भूलना, 5 नंबर लिखो। भूलना, विस्मरण या भूलना, फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस, भूल जाते हैं ना अक्सर। अगर ये ज्यादा चला गया तो फिर डिमेंशिया, वो तो एज के अनुसार भी होगा, ठीक है। भूलना, फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस। और कुछ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वो हम बात कर रहे थे, सृजनात्मकता का भी एक चरण है, याद है ना आपको, इनक्यूबेशन, जिसमें हम उस चिंतन को छोड़ के कोई और काम करने लग जाते हैं। अचेतन में वो चलता रहता है, फिर अचानक नींद में, बाथटब में हमें सॉल्यूशन मिलता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार भी अचेतन ने किए, पता है ना आपको। ओके, इसका मतलब अचेतन होता है। तो ये कुछ प्रूफ्स हैं। तो अचेतन के प्रमाण के रूप में सबसे पहली बात कौन सी लिखी आपने? बोलो। दूसरी बात सोमनाबुलिज्म। दूसरी बात क्या लिखी? सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म क्या होता है याद रहेगा आपको? नींद संबंधी चीजें। तीसरा प्रूफ कौन सा था? क्या था? पाराप्रेक्सिस। क्या था? और पाराप्रेक्सिस में क्या होता है? यस, बोलने लिखने आदि की भूलें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली बात क्या थी? असामान्य व्यवहार, अबनॉर्मल बिहेवियर। और अगली बात क्या थी? भूलना, फॉरगेटफुलनेस। तो ये कुछ प्रूफ है, कोई बात आ सकती है, इनमें परीक्षा में आती है। और अचेतन की एक और खास बात है, अगली बात लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपके रिट में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट लगा दो या नोट लगा दो, अचेतन में चल रहा है, अचेतन की चीजें चल रही है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट। अचेतन को समझने, यानी अचेतन में क्या चल रहा है इसको जाने, थोड़ा समाधान करें। अचेतन को समझने से संबंधित विधियां, और 3 विधियां हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, काम हो जाएगा। फ्राइड ने बताई कि अचेतन को कैसे समझें, कैसे इनको रिजोल्व करें, कैसे उन समस्याओं को दूर करें, तो कुछ विधियां भी बताई हैं उससे संबंधित। तो अचेतन से संबंधित विधियां हो गई, और वो 3 हैं। 1 नंबर पे स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न विश्लेषण जिसको हम बोलते हैं ड्रीम एनालिसिस, ये अपने रीट में आया था, अभी इस बार ही आया था क्या? यस, ड्रीम एनालिसिस। तो पूरी लंबी कहानी है इसकी, हम ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि सपने कैसे आते हैं, उसके आधार पे क्या चल रहा है चेतन में, उसका पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। पर एक्सपर्ट चाहिए साहब इसके लिए, एक्सपर्ट। कैसे हम सपनों का विश्लेषण करेंगे, क्या क्या याद करो वो बताता है, तो बताने से फिर चीजों का
कुछ संकेत भी बताए फ्राइड साहब ने कि साहब अगर आपको सेक्सुअल चीजें भी बहुत हैं उसमें, है ना, कुछ ऐसी चीज दिखी पहाड़ नुमा था उसका कोई और अर्थ है, कोई नाली नुमा चीज दिखी तो कोई और अर्थ है, कुछ छाता दिखा तो और अर्थ है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे सॉल्यूशन रिजोल्यूशन भी है। पर हमको ध्यान रखना है स्वप्न विश्लेषण अचेतन को समझने की एक महत्वपूर्ण विधि है। कौन सी विधि है? स्वप्न विश्लेषण। लिखा आपने इंग्लिश में? कौन सा एनालिसिस? ड्रीम एनालिसिस। ओके। 2 नंबर पे मुक्त सहचर्य विधि। हमने आपको बताया था उस दिन, बोलिए बताया था लास्ट दिन, फ्री एसोसिएशन। पहली है स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। दूसरी विधि है मुक्त सहचर्य विधि, फ्री एसोसिएशन मेथड। फ्री एसोसिएशन वैसे पर्सनालिटी में भी हम पढ़ेंगे इसको वहां पे डिटेल में। फ्री वर्ड्स एसोसिएशन भी कहते हैं, FWAT भी कहते हैं, फ्राइड साहब ने दिए। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि हम लिख लिया ना सबने, मतलब हम अगर सोचेंगे, क्योंकि सोचना किस में होता है? थिंकिंग किस में है? चेतन की अचेतन? चेतन में होता है, ठीक है ना। तो हम सोच के और कुछ भी बोलेंगे, किसी का भी जवाब देंगे, कोई हमें किसी ने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया, अगर हमने सोच के जवाब दिया तो अचेतन का कोई रोल नहीं है, वो तो चेतना है, वो तो चेतन मन है ना। पर बिना सोचे बोलते जाएंगे तो इसमें क्या होता है? अब आप बिना सोचे बोलते जाओ, कोई नहीं सुन रहा, जो भी अंदर है सारा मसाला बाहर आएगा कि नहीं आएगा? वो जो अंदर से मसाला बाहर आता है वो अचेतन को बताता है। अचेतन की चीजें आती हैं। फ्री एसोसिएशन, बिना रुके बिना सोचे अबाध गति से बोलते जाना, और उसको कोई रिकॉर्ड करे तो उसमें वो चीजें जरूर आ जाती हैं। हम अपने आप भी कर सकते हैं, खुद के साथ भी कर सकते हैं, किसी और के लिए ऐसा कर सकते हैं, पर उसको बोलें तो एकदम फ्री है, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, तेरी कोई टेंशन नहीं है। हालांकि उसको पता लग जाए कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो वो नहीं बोलेगा, फिर चेतना हावी हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही बिंदास बोलते जाओ, कुछ भी है बोलते जाओ, तो बोलते जाओगे तो अंदर की चीजें, अचेतन की चीजें बाहर आएंगी, सॉल्यूशन हो जाएंगे, एंजाइटी कम हो जाएगी, चिंता कम हो जाएगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। तो कितनी अच्छी बात है, पर ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम ये सोचते हैं एहसास होता है कि यार उसको हमने क्या बोले। वो क्या है? अब वो क्या है एक्चुअली जो आपने बोला? वो है अवचेतन, राइट। वो क्या है? अवचेतन है, क्योंकि आप हल्का सा याद करोगे तो उसमें चले जाओगे, बोले जाओगे, और अगर आप अवेयर नहीं रहोगे तो फिर अचेतन में चले जाएंगी वो बातें। इसका मतलब वो बीच वाला है। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक लड़का और एक लड़की है, सुन रहे हो ना? कई बार आप यहां भी बैठे रहते हो अवचेतन में, जैसे हम बोलते हैं ना ध्यान दो, इधर देखो, तब तो वापस किस में आ जाते हो? चेतना में। और हम नहीं बोलते तो कहां चले जाते हो? सामने बैठे हो फिर भी नहीं बैठे हो। कई बार आपने देखा ड्राइविंग में बहुत होता है ऐसा। ड्राइविंग में देखा, अक्सर आप ड्राइव करो, कई बार ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ भी हो, सबके साथ होता है। कहीं इधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं, सीकर जा रहे हैं, जयपुर से निकल गए, ओके, ड्राइविंग कर रहे हैं, चोमू पुलिया, भवानी निकेतन, ये सब जोटवाड़ा पार कर लिया आपने, हरमाड़ा चौकी क्रॉस, चोमू आने लगा, ओके, आप चलाते रहे, सब कुछ ठीक रहा, ओवरटेक भी किया, कोई मिसहैप नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, साइड ली, सब कुछ किया, ओके, सारा किया। लेकिन अचानक आपकी तंद्रा टूटी, रिंगस कब आ गया? ये 10 किलोमीटर का गैप, 20 किलोमीटर आपने पूरा कर लिया, सही सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन आपको याद नहीं है यार ये रास्ता मैंने कैसे पार कर लिया। दैट इज अवचेतन। वो बीच वाला है, वो अर्धचेतन है। ऐसा होता है, और बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हम उस चीज पे कंसंट्रेट नहीं करते ना, तब ऐसा हो जाता है। पढ़ाई में भी ऐसा होता है, आप 4 पन्ने पढ़ गए, 4 पेज पढ़ गए, लेकिन पता नहीं क्या पढ़ा। अक्सर होता है कि नहीं होता? तो ऐसे होता है। ऐसे यहां भी कुछ लोग बैठे रहते हैं जो फिर मैं उनको वापस लाता हूं चेतन में। आओ तुम इधर, आओ तुम इधर, जा रहे हो तुम, जा रही हो तुम, ठीक है। एक किसी को नींद आ रही है, वो फिजिकल वो चीज है, तो ये चीजें उनसे भी तो जुड़ी हुई है ना। फिजियोलॉजी साइकोलॉजी का एक अहम पार्ट है, पता ना आपको, या उसका वो पार्ट है। तो एक लड़की बैठी, सुन रहे हो ना, लड़की लड़के दोनों हैं, तो लड़की बस ऐसे ही वो उसके पीछे पड़ा है, मतलब उससे बोलता है बार बार, तो वो क्या कर रही है? वो मोहन की तरह कुछ और सोच रही है, तो बोलता रहे। अब वो क्या करता है? वो उसको बोलता है सामने बैठ के, ओके बताओ मेरे को। बोले हाँ। हम कहते हैं कई बार कि फालतू में हाँ हाँ करना, गुरुजी का भी हाँ हाँ करते रहते हो आप, ऐसे करते होगे। तो वो सुन रहे हो ना, वो बोलता है उसको कि ध्यान दो। लड़का उसको बोलता है आज बहुत ठंड है। हाँ। तुम पीजी में रहती हो? हाँ।
तुम्हें आए हुए कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए। व्यक्ति में पढ़ रही हो रोज? हाँ। आज सोमवार है, बुधवार है? हाँ। तुमने फीस जमा करा दी? हाँ। तुमको मुझसे प्यार है? हाँ। ना 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 ना, इतना बड़ा सवाल कर दिया और उसने अवचेतन में हां भी कर दी। फिर उसको याद आया ये क्या हो गया, फिर बोलते ना 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 ना, पर मोहन तीर निकल गया तो निकल गया। ओके, क्लियर हुआ ना सबको? तो पहली विधि स्वप्न विश्लेषण, दूसरी मुक्त सहचर्य। मुक्त सहचर्य में हम बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, बिना सोचे बिना रुके तो चीजें बाहर आती हैं। और 3 नंबर पे तीसरी विधि है हिप्नोसिस, सम्मोहन। सम्मोहन ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो महारत हासिल हो जाएगी। हिप्नोसिस, सम्मोहन, हिप्नोसिस, पता है क्या होता है? हिप्नोसिस क्या होता है? मन को बस, कई बार होता है ना, ऐसा भी नहीं होता। हाँ हाँ, टिक टिक। तरीका तो इसका वो है कि आप कंसंट्रेट करो, उसको सामने वाले को एक जगह पे ले आओ। यानी सामने वाले को हम इतना ज्यादा बस में कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं कि वो हमारे अनुसार ही करता है, उठ के चल देता है। कई बार कुछ बड़े लोगों के साथ आप बैठते हो, है ना, कोई जब बहुत आपकी पर्सनैलिटी है किसी की, किसी भी रूप में है, जब बहुत बड़ा पद है, कुछ और है, तो उनका व्यवहार आपको सम्मोहित करता है कि नहीं? वो आपसे गलत काम भी करवा सकता है ना, तो ये कर ले। तो फिर आप बोले मैं तो सम्मोहित सा कर बैठा, मुझे क्या पता था। तो ये सम्मोहन है। सम्मोहन एक तरीके से हम बोलते हैं खुली आंखों से काजल चुराने जैसा है। ले ले, वो आंखें खुली हैं, वो चुरा रहा है, उसको पता है चुरा रहा है, पर वो जानबूझ के चुराने दे रहा है। ले 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 ले, ये सम्मोहन है। बाद में पता लगता है कि क्या हो गया। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अचेतन से संबंधित महत्वपूर्ण विधियां कितनी? 3। पहली विधि बोलो, स्वप्न विश्लेषण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ड्रीम एनालिसिस। दूसरी विधि मुक्त सहचर्य विधि को क्या बोलेंगे? फ्री एसोसिएशन। और तीसरी विधि सम्मोहन को क्या बोलेंगे? हिप्नोसिस। ओके, प्रूफ भी बता सकते हो, विधियां भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट इनके समझ में आएगी सब। वो दमित सारी चीजें अचेतन में चली गई, थोड़ा सा हल्का सा जोड़ देंगे तो वापस आ जाएगा। वो अवचेतन है, बीच वाला अर्धचेतन है। तुम भी ध्यान दो। और चेतन में जो एट प्रेजेंट चल रहा है, एक्टिव है, सेंसेस काम कर रहे हैं, चिंतन मनन सोचना सब कुछ हो रहा है, वो चेतन है। क्लियर? ओके, अलग अलग पूछें तो आइसबर्ग की तुलना की है सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है ना, आइसबर्ग में अचेतन कितना? जो ऊपर दिखता है केवल चेतन कितना? 1/10 और अचेतन कितना? 9/10। और दोनों के बीच का पुल या ब्रिज अवचेतन। कौन सा? अवचेतन। याद रखना, अवचेतन का दूसरा नाम अर्धचेतन है। क्या नाम है? अर्धचेतन है। इंग्लिश में सबकॉन्शियस भी बोल सकते हैं या फिर प्री कॉन्शियस भी बोल सकते हैं। शाबाश। मुझे नहीं लगता कि फ्राइडे में कोई प्रश्न आपका यहां तक जो पढ़ा है उससे गलत होगा। अब तीसरी चीज, और तीसरी बहुत बेहतरीन है, वो क्या है? तीसरा हेडिंग डालिए, लिखिए आप। बंद करो, कट 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 कट।